सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में माइमो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा और खासकर लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स माइमो एसवीडी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने पढ़ा कि एक माइमो चैनल को बेसिकली एक आर क्रॉस टी माइमो चैनल को जिसमें आर रिसीवर्स है और टी ट्रांसमिटर्स है, उसको किस तरह से आप पैरेलल साइसो चैनल्स में ब्रेक कर सकते हो और हर एक साइसो चैनल को आप इंडिपेंडेंटली इक्वलाइज कर भी सकते हो। तो ये बेसिकली मुमकिन है अगर आप एसवीडी का प्रयोग कर रहे हो, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का प्रयोग कर रहे हो। और एसवीडी से मेरा तात्पर्य ये है कि आप एक कॉम्प्लेक्स चैनल मैट्रिक्स जैसे आर क्रॉस टी एच चैनल मैट्रिक्स को तीन मैट्रिक्स में आप अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हो। एक यू मैट्रिक्स में जिसके हमने देखा जिसके कॉलम्स जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, फिर एक डायगोनल मैट्रिक्स जो एक सिंगुलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है डायगोनल्स में, और एक वी मैट्रिक्स जो बेसिकली एक यूनिटरी मैट्रिक्स है जिसकी प्रॉपर्टीज वी वी एच ट्रांसपोज इक्वल टू वी एच वी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका उपयोग करके हम बेसिकली एक चैनल मैट्रिक्स को बाइफरकेट कर सकते हैं थ्री इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स में। उसके अलावा हमने देखा अगर आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई है तो बेसिकली वी मैट्रिक्स का प्रयोग करके, जिसे हम प्री प्रोसेसिंग या प्री कोडिंग कहते हैं, उसका प्रयोग करके बेसिकली आप एक ऑप्टिमल वाटर फिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप एक माइमो सिस्टम की कैपेसिटी में काफ़ी वृद्धि ला सकते हो। तो ये सब बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर मैं संक्षेप में उसे समराइज करने का प्रयत्न करूं तो हम ये बता सकते हैं कि हर एक पैरेलल चैनल जैसे एक उसका एसएनआर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्कीमेटिक अगर मैं पैरेलल चैनल का ड्रॉ करूं तो बेसिकली अगर मैं ब्रॉडली एसवीडी को समझाने का प्रयत्न करूं तो हम बेसिकली इस तरह से किए थे हम लोगों ने। अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन एक्स आ रही है इस तरह से x1 x2 और xt जिसे हमने इस माध्यम से डिनोट किया था, फिर हमने एक प्री प्रोसेसिंग मैट्रिक्स v का प्रयोग किया जिसे हम प्री कोडिंग मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके माध्यम से हमने इसे x1 x2 x3 लिखा था। उसके बाद एक हमने एज्यूम किया था एक चैनल है h जिसको हम एसवीडी के माध्यम से इस तरह से लिख सकते हैं u v h, और उसके बाद आपको रिसीवर पे इंफॉर्मेशन मिलती है y1 y2 yr। फिर आप एक पोस्ट प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हो u कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है y1 y2 yr। इसमें फिर नॉइज का इंपैक्ट भी होता है, तो हमने नॉइज बेसिकली एज्यूम किया था कि आपकी जो नॉइज है वो बेसिकली n है, और n में भी बेसिकली हमने ये एज्यूम किया था कि n को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो जो नॉइज है, और u कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के माध्यम से लिख सकते हो। तो ये प्रोसेस के बाद प्री कोडिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद आप जो इंफॉर्मेशन जो आउटपुट में मिलेगी y बार जो वेक्टर मिलेगा उसे आप डायगोनल मैट्रिक्स के माध्यम से और x के माध्यम से और इसके माध्यम से आप लिख सकते हो। तो हर एक जो इंडिपेंडेंट ये आफ्टर एसवीडी माइमो एसवीडी। आप आउटपुट में जो वेक्टर जनरेट होता है आप उसको इस माध्यम से लिख सकते हो, और इंडिपेंडेंटली अगर एक पैरेलल साइसो चैनल्स के माध्यम से लिखने का प्रयत्न करूं तो आप बेसिकली इसको इस माध्यम से सिग्मा 1 x1 प्लस n1 सिमिलर टू सिग्मा 2 n2 yr सिग्मा t yt, सॉरी अगर मैं इसको सिग्मा t xt प्लस एन टी, तो इसके माध्यम से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स है तो बेसिकली अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो इसकी जो रैंक होगी वो मिनिमम ऑफ टी कॉमा आर होगी, और जनरली हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो टी की जो वैल्यू नंबर ऑफ ट्रांसमिटर एंटीनास वो नंबर ऑफ रिसीवर एंटीना से कम होगी, इसलिए आप इसे टी पैरेलल चैनल्स में बाइफरकेट कर सकते हो। तो टी पैरेलल चैनल्स में बेसिकली माध्यम से आप ये दिखा सकते हो कैसे एक माइमो सिस्टम्स को आप पैरेलल टी चैनल साइसो सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हो एसवीडी के माध्यम से।
तो ये बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में विस्तार में पढ़ा था, और ये हमने देखा था कि बेसिकली इसके बाद आप इसमें ऑप्टिमल वाटर फिलिंग भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसमीटर के पास CSI मौजूद है, और CSI मौजूद होने की वजह से इसमें आप ऑप्टिमल वाटर फिलिंग का प्रयोग करके, पावर एडेप्टेशन का प्रयोग करके एक मैक्सिमम कैपेसिटी ऑब्टेन कर सकते हो रिसीवर साइड में। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने संक्षेप में ये पढ़ा था, और फिर हमने बेसिकली एक ट्रेड ऑफ भी देखा था स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग और डाइवर्सिटी के बीच में। तो हमने ये देखा था कि स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से बेसिकली आपको जो गेन्स मिलती हैं वो बेसिकली कैपेसिटी गेन्स मिलती है, और बेसिकली आपकी जो कैपेसिटी हो जाती है वो सम कैपेसिटी हो जाती है माइमो सिस्टम में, वो C1 प्लस C2 प्लस CT के माध्यम से लिखते ये आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिलता है। वेरस डाइवर्सिटी में आपको बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में काफ़ी बेनिफिट मिलती है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन की बात करूं, तो आपको कैपेसिटी सम कैपेसिटी इस तरह से लिख सकते हो। डाइवर्सिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में बेसिकली आपका SNR टू पावर D जो है वो डाइवर्सिटी ऑर्डर है। अगर डाइवर्सिटी ऑर्डर जैसे आपकी बढ़ेगी, आपकी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगी। और हमने ये विस्तार में देखा था एक ट्रेड ऑफ है, आप या तो फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर ले सकते हो या तो फिर आप फुल स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन ले सकते हो विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, हर एक सिस्टम डिजाइनर के लिए ट्रेड ऑफ मिलता है माइमो सिस्टम में। कुछ सिस्टम डिजाइनर अगर दे वांट टू ऑप्टिमाइज द कैपेसिटी, तो ऑब्वियसली अगर आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन का प्रयोग कर रहे हो, जिसे हमने RH से डिनोट किया था, RH इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ T, R, या तो आप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन ले सकते हो या तो फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर ले सकते हो। तो आप बेसिकली कोई सिस्टम डिजाइनर ये प्रयत्न करते हैं आपको फुल स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन के साथ कुछ डाइवर्सिटी ऑर्डर मिल सके। तो एक ट्रेड ऑफ होता है माइमो सिस्टम में, जिसे हम जनरली डाइवर्सिटी मल्टीप्लेक्सिंग ट्रेड ऑफ के नाम से भी जानते हैं, जहां आप ट्रेड ऑफ कर रहे हो फुल स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन के लिए कुछ डाइवर्सिटी ऑर्डर में। तो ये ट्रेड ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ है, आपकी सिस्टम डिजाइनर रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड होती है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर काफ़ी कम रखनी है तो बेसिकली आप फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर का प्रयत्न करोगे, फिर आपको कोई स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं मिलेगा। और अगर आपको बेसिकली आपको कैपेसिटी बढ़ानी है और कैपेसिटी मैक्सिमाइज करनी है, जिसकी वजह से आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उस केस में आपकी डाइवर्सिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर कम मिलेगी। तो ये ट्रेड ऑफ, कन्वेंशनल ट्रेड ऑफ है कोई भी माइमो सिस्टम के लिए। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि आप ऑप्टिमल पावर एलोकेशन किस तरह से कर सकते हैं। आप बेसिकली वाटर फिलिंग का प्रयोग करते हैं, और वाटर फिलिंग का प्रयोग करने के लिए आप बेसिकली ये करते हो कि डिपेंडिंग अपॉन द SNR, अगर आपका SNR हर एक एंटीना में सिंगुलर वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिकली आप उससे ज़्यादा पावर एलोकेट करोगे। अगर सिंगुलर वैल्यू की वैल्यू कम है या चैनल गेन की वैल्यू कम है तो आप उसे कम पावर एलोकेट करोगे, ताकि एक थ्रेशोल्ड के ऊपर तक ही आप पावर एलोकेशन कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी SNR थ्रेशोल्ड से कम हो जाती है, आप उस केस में कोई पावर एलोकेशन नहीं करोगे। तो ये इक्वेशन उस तरह से बताता है कि जैसे आपकी SNR की वैल्यू सिग्मा आई, इसे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, सिग्मा आई स्क्वायर प्लस P बाय सिग्मा n स्क्वायर। ये जो है ये नॉइज वेरिएंस है, ये बेसिकली आपका चैनल गेन है, और बेसिकली सिंगुलर वैल्यू स्क्वायर, सिंगुलर वैल्यू जो निकाली थी उसके स्क्वायर, वो बेसिकली ये चैनल गेन है, और ये ट्रांसमिट पावर है। तो आप बेसिकली इसके मुताबिक आप अगर SNR की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इसमें आप पावर एलोकेशन करोगे, अगर SNR की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो आप कोई पावर एलोकेशन नहीं करोगे। तो बेसिकली इसमें आप इसका प्रयोग करके आप कैपेसिटी भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो एक माइमो सिस्टम के लिए। और जो ऑप्टिमल कैपेसिटी होता है हमने उसको इस फॉर्म में लिखा था, जो अगर आपका T नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनाज है और W जो बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम है, तो 1 प्लस गामा आई बाई गामा जीरो। गामा जीरो जो है वो है थ्रेशोल्ड, जिसको हमने पहले भी एक बार कैलकुलेट किया था, जब कैपेसिटी की इक्वेशन हम समझा रहे थे उस समय भी कैलकुलेट किया था। और गामा आई जो है वो बेसिकली हर एक जो पाथ का जो SNR है, इसकी फॉर्मुलेशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की है, उसके माध्यम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जब आपको पता चल जाएगा तो आप बेसिकली एक कोई भी माइमो सिस्टम के लिए आप जो ऑप्टिमल कैपेसिटी है इस इक्वेशन का प्रयोग करके उसे आप निकाल सकते हो। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखने का प्रयत्न करें माइमो SVD का, तो बेसिकली अगर आप देखोगे
इस केस में। तो अगर ऑप्टिमल वाटर फिलिंग का हम अगर उसको और थोड़ा समझने का प्रयत्न करें, तो अगर आप देखोगे क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिट सीएसआई मौजूद है, इसकी वजह से जो ट्रांसमीटर है, क्योंकि वी मैट्रिक्स बेसिकली प्री कोडिंग मैट्रिक्स है, उसकी वजह से वो ये करता है कि जो भी आपकी जो एंटीनास है उसे अलाइन कर देता है सिंगुलर वैल्यूज की तरफ। इसकी वजह से आप ऑप्टिमल पावर एलोकेशन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। जैसे मैंने यहां मेंशन भी किया है, जो ट्रांसमिट प्रीकोडिंग बाय मैट्रिक्स वी, आप जब मैट्रिक्स वी का प्रयोग करके ट्रांसमिटिक प्रीकोडिंग या ट्रांसमिट प्री प्रोसेसिंग करते हो, तो बेसिकली आप अलाइन कर देते हो अपने इनपुट्स को सिंगुलर वैल्यूज ऑफ द चैनल। तो सॉर्ट ऑफ आप बीन फॉर्मिंग करते हो। तो जिस डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम गेन मिल रहा है, उस डायरेक्शन में आप मैक्सिमम पावर एलोकेशन करते हो, और इसकी मदद से बेसिकली आपको ऑप्टिमल कैपेसिटी मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर आपका ट्रांसमिट सीएसआई है, ट्रांसमिट सीएसआई की मदद से ट्रांसमीटर जब प्रीकोडिंग करता है, तो बेसिकली वो अलाइन कर देता है अपने ट्रांसमीटर को बेसिकली सिंगुलर वैल्यूज की तरफ, जहां उसको मैक्सिमम चैनल गेन्स मिल रहे हैं, उसमें वो मैक्सिमम पावर एलोकेशन करता है। इसे हम बेसिकली बीन फॉर्मिंग की से भी समझते हैं, जिसे हमने विस्तार में मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन या बीन फॉर्मिंग, कोई लोग इसे सिंगल मोड बीन फॉर्मिंग के माध्यम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में आगे जाके भी पढ़ेंगे। अगर ट्रांसमीटर अलाइनमेंट प्रोसेस नहीं करता है, तो फिर तो रिसीवर जो है वो ये इसको चैनल्स को डीकपल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए अगर आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई नहीं है, तो बेसिकली या तो फिर आप जीरो फोर्सिंग टाइप के रिसीवर या एलएनएमएससी टाइप के रिसीवर्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई है, तो एसवीडी जो आपको स्कीम है वो ऑप्टिमल स्कीम है। बेसिकली उसके मदद से आप कैपेसिटी मैक्सिमाइज भी कर सकते हो और एक माइमो चैनल को पैरेलल साइसो चैनल्स में डिकम्पोज भी कर सकते हो। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। अगर आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई नहीं है, तो या तो आप जीरो फोर्सिंग का प्रयोग करोगे रिसीवर पे, या एलएनएमएससी का प्रयोग करोगे, या तो फिर आगे जाके हम एक स्कीम पढ़ेंगे वर्टिकल ब्लास्ट, उसका प्रयोग करोगे। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई है, तो बेसिकली आप एसवीडी का प्रयोग करके जो पैरेलल माइमो चैनल्स है, बेसिकली उसको पैरेलल साइसो चैनल्स में डिकम्पोज कर सकते हो। तो बेसिकली ये कैपेसिटी अचीविंग है। अगर आप एसवीडी का प्रयोग कर रहे हो तो कैपेसिटी अचीविंग कोड है, लेकिन अगर आप एसवीडी का प्रयोग नहीं कर रहे हो, अगर आपका ट्रांसमिट सीएसआई नहीं है, तो वो कैपेसिटी अचीविंग नहीं होगा। जीरो फोर्सिंग, एलएनएमएससी या वर्टिकल ब्लास्ट कैपेसिटी अचीविंग कोड्स नहीं है। वेयरएज जो एसवीडी है वो कैपेसिटी अचीविंग है, क्योंकि आपका ट्रांसमिट सीएसआई है। ट्रांसमिट सीएसआई की मदद से आप बेसिकली जो एंटीनाज है उसे अलाइन कर पा रहे हो सिंगुलर वैल्यूज की तरफ। So transmitter performs water filling across different gains of the channel to take advantage of channels of different quality। क्योंकि हमने देखा है सिंगुलर वैल्यूज जो होती हैं वो बेसिकली अरेंज होती है चैनल गेन्स के तरफ से। तो बेसिकली सिग्मा 1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा पावर एलोकेशन करते हो आप। सिग्मा 2 की वैल्यू उससे कम होती है, उसमें कम पावर एलोकेट करते हो। तो बेसिकली आप ट्रांसमीटर जो है वो अलाइन कर सकता है अपने ट्रांसमिट पावर को और एलोकेट कर सकता है ट्रांसमिट पावर को डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर वैल्यूज ऑफ द चैनल। एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, चैनल्स विद द हाईएस्ट एसएनआर आर लोडेड विद द मोस्ट पावर एंड रेट। जैसे हमने देखा है जो जिस चैनल्स की सबसे ज्यादा एसएनआर होती है, क्योंकि सिंगुलर वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो उसमें ज्यादा पावर आप एलोकेट करते हो और ऑब्वियसली बात है उसकी रेट आपको सबसे ज्यादा मिलती है। अ की एडवांटेज, जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज है एसवीडी का। अगर आपका ट्रांसमिट सीएसआई है, आप जो कॉम्प्लेक्सिटी है एक माइमो सिस्टम की, उसे काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। क्योंकि आपने जब एक कॉम्प्लेक्स माइमो चैनल को आर क्रॉस टी को पैरेलल साइसो चैनल्स में पैरेलल चैनल्स में डिकम्पोज कर दिया है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो माइमो चैनल की होती है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको चैनल इन्वर्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है। चैनल इन्वर्शन एक काफी कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसे इंप्लीमेंट करना एक ट्रिवियल टास्क नहीं है, क्योंकि एसवीडी की मदद से आप क्या कर रहे हो, एक जो कॉम्प्लेक्स जो काफी डिफिकल्ट माइमो चैनल आर क्रॉस टी को, उसको आप कंप्लीट साइसो चैनल्स में डिकम्पोज कर सकते हो और इंडिविजुअली आप हर एक चैनल को डिकोड कर सकते हो। इसकी वजह से आपकी जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है रिसीवर साइड में वो काफी कम हो जाती है एसवीडी की मदद से।
तो जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है, की एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ माइमो चैनल्स इनटू पैरेलल नॉन इंटरफेयरिंग चैनल, जिसे हमने देखा है वो नॉन इंटरफेयरिंग साइजो चैनल में डिकम्पोज कर सकते हो। तो डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी इज ओनली लीनियर इन आर ऑफ एच। आर ऑफ एच जैसे देखा था मिनिमम ऑफ टी कॉमा आर, तो डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी आपके पैरेलल जो साइजो चैनल्स है वो नंबर ऑफ साइजो चैनल जो डिकम्पोज होंगे वो आर एच होंगे, यानी टी होंगे इस केस में अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है। द रैंक ऑफ द चैनल व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म सच अ डिकम्पोजिशन, अगर आप ये डिकम्पोजिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, जैसे आपने जीरो फोर्सिंग केस में देखा था, जब आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई नहीं है, या एलएनएमएससी केस में देखा था, वहां जो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी आपको मिलती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, क्योंकि उसमें चैनल इन्वर्शन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें आपको एच सूडो इन्वर्स निकालने की आवश्यकता होती है, उससे आपकी कम्प्लेक्सिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस देखा हमने माइमो एसवीडी का। माइमो एसवीडी की मदद से आप बेसिकली एक ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑब्टेन कर सकते हो, आप कम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी कम कर सकते हो, और क्योंकि अलाइन करता है सॉर्ट ऑफ बीन फॉर्मिंग भी आप कर सकते हो इस केस में। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कैच है इसमें यह है, क्योंकि आपको इसमें ट्रांसमिट सीएसआई की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसमिट सीएसआई की मदद से आप बहुत कुछ माइमो एसवीडी डिकम्पोजिशन में कर सकते हो। अगर वाटर फिलिंग के उसमें मैं थोड़ा विस्तार में और जाने का प्रयत्न करूं, तो वाटर फिलिंग में आप दो कंक्लूजन और भी निकाल सकते हो। अगर समझिए आपके एसएनआर काफ़ी कम है, तो बेसिकली अगर आपकी पूरी एसएनआर काफ़ी कम है और उस केस में आप क्या करोगे, पूरी की पूरी पावर जो है वो आप लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू में दे देते हो, जैसे इसमें केस में बताया है मैंने। इससे हम आगे जाके इसे हम माइमो बीन फॉर्मिंग, इसे हमने विस्तार में मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन में पढ़ा था, जो इस सॉर्ट ऑफ ये एक रिड्यूस हो जाता है सॉर्ट ऑफ एक माइसो सिस्टम में, जहां पर आप पूरी पूरी पावर एक एंटीना में एलोकेट करते हो। तो एट लो एसएनआर मैं इसे लिख सकता हूं, एट लो एसएनआर वाटर फिलिंग reduces to a sort of a माइसो सिस्टम, जिसे हमने विस्तार में मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन के माध्यम से समझा था। तो काफ़ी इंट्यूटिव है। जब आपके पास एसएनआर काफ़ी कम है, आप लो एसएनआर रीजन में काम कर रहे हो, तो इसमें कोई ये सेंस नहीं बनता कि आप पावर हर एक एंटीना में एलोकेट करोगे। आप ये करते हो इस केस में, वाटर फिलिंग ये बताता है इस केस में, जब आपका लो एसएनआर है तो पूरी की पूरी पावर आप लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू में दे देते हो या लार्जेस्ट चैनल गेन में दे देते हो। तो ये सॉर्ट ऑफ बिहेव करता है एक माइसो सिस्टम में, जहां पर आप एक ही सिंबल को भेजते हो पूरी की पूरी पावर के साथ। तो आप देखोगे P1 इक्वल टू P एंड PI इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू 2 to T, यानी आप एक ही एंटीना पे पूरी की पूरी पावर दे देते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो एक ओनली वन एंटीना, मतलब आप पूरी की पूरी पावर एक ही सिंबल को भेजने में लगा देते हो, तो आप सॉर्ट ऑफ माइसो सिस्टम टाइप का बिहेव करता है। तो बेसिकली इसमें आप ये कर रहे हो कि पूरी की पूरी पावर एक ही सिंबल पे लगा दे रहे हो और बाद बाकी सिंबल्स पे कोई पावर आप नहीं दे रहे हो। तो इसमें आपको जो डाइवर्सिटी गेन मिलती है वो हाईएस्ट डाइवर्सिटी गेन मिलती है, लेकिन इसमें आपको कोई स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं मिलेगी। इसमें आपको नो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन बट फुल डाइवर्सिटी। बट फुल डाइवर्सिटी, क्योंकि आपके स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप एक ही सिंबल को भेज रहे हो फुल पावर के साथ, जिसमें लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू है, जिस लार्जेस्ट चैनल गेन है उस पर आप फुल पावर के साथ वो एक सिंबल को भेज रहे हो, बाद बाकी कोई सिंबल नहीं भेज रहे हो, इसलिए आपको कोई स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन आपको इसमें फुल डाइवर्सिटी मिल सकती है, क्योंकि आप पूरे एंटीनास का प्रयोग कर रहे हो ट्रांसमीटर में भी। अगर आपके रिसीवर में भी एंटीनास है तो ऑब्वियसली बात है रिसीवर के एंटीनास की वजह से भी आपको डाइवर्सिटी मिल सकती है। तो इसे बहुत लोग माइमो बीन फॉर्मिंग के नाम से भी जानते हैं, सिंगल मोड आइगन बीन फॉर्मिंग के नाम से भी जानते हैं। सिंगल मोड क्योंकि आप एक ही सिंगुलर वैल्यू का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए आप इसे सिंगल मोड आइगन बीन फॉर्मिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम, जैसे हमने पहले पढ़ा था, मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर रिसीवर पर एज्यूम कर रहे हो, समझो एक एंटीना है और ट्रांसमीटर में मल्टीपल एंटीनास है और मल्टीपल एंटीनास एक ही सिंबल भेज रही है। तो इसमें इसको हम मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन के माध्यम से भी जानते हैं। तो अगर आपके रिसीवर में मल्टीपल एंटीनास है तो ये फिर भी एक माइमो सिस्टम होगा, जहां पर आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर T क्रॉस R मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें एक ही बात ध्यान रखने की है, जब आपके लो एसएनआर रीजन में वाटर फिलिंग आपको ये बताता है कि द ऑप्टिमल स्कीम इज टू ट्रांसमिट यूजिंग अ सिंगल मोड आइगन बीन फॉर्मिंग। आप एक ही सिंगुलर वैल्यू पे पूरे के पूरे पावर के साथ
इंफॉर्मेशन भेजते हो और इसकी वजह से आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन कोई मल्टीप्लेक्सिंग गेन आपको मिलती नहीं है। अगर मैं हाई एसएनआर की बात करूं, अभी तो हमने लो एसएनआर के बारे में पढ़ा, अगर मैं हाई एसएनआर की बात करूं, हाई एसएनआर पे ये थोड़ा विपरीत टाइप का बिहेव करता है वाटर फिलिंग। एट हाई एसएनआर ये बताता है अगर एसएनआर बहुत ज्यादा है तो आप इक्वल पावर एलोकेशन कर सकते हो हर एक एंटीना पे। तो इसमें ये बताता है एक हायर एसएनआर रीजन पे ये इक्वल पावर एलोकेशन कर सकते हो हर एक एंटीना पे। तो आपकी जो कैपेसिटी होती है वो रफली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सी माइमो इक्वल टू आर एच सी साइसो। और आर एच जो हमने देखा था वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, वो मिनिमम ऑफ टी कॉमा आर है इस केस में। तो आपको बेसिकली एक जो लीनियर स्केलिंग ऑफ कैपेसिटी है एज कंपेयर टू साइसो सिस्टम वो आपको मिल सकता है बेसिकली अगर आपका हाइयर एसएनआर रीजन में। तो इस सॉर्ट ऑफ मैं इसको अगर प्लॉट करने का प्रयत्न करूं तो अगर मैं यहाँ पर टी लिखता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ टी कॉमा आर नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास, और ये अगर कैपेसिटी है सी माइमो कैपेसिटी है, तो बेसिकली वो जैसे जैसे आप एंटीना बढ़ाते जाओगे तो आपकी कैपेसिटी लीनियरली स्केल होती जाएगी। एज्यूमिंग कर रहा हूँ कि आपकी जो सब पाथ से इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो ऑब्वियसली बात है सी माइमो की जो कैपेसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज होगा, वैसे सी साइसो की जो कैपेसिटी वो बेसिकली टी के साथ एक सिंगल वैल्यू में सैचुरेट हो जाएगी। तो आपकी जो कैपेसिटी है वो बेसिकली लीनियरली इंक्रीज होगी विद नंबर ऑफ एंटीनास। इस केस में अगर हाइयर एसएनआर रीजन है तो सॉर्ट ऑफ इक्वल पावर हर एक सिंगुलर वैल्यूज को आप दे सकते हो। फॉर दिस रीजन द प्री लॉग टर्म ऑफ आर एच, जैसे हमने आर एच को पहले भी बताया, ये एक मल्टीप्लेक्सिंग गेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो लीनियरली स्केल हो रही है विथ नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव कैपेसिटी इंक्रीजेस ऑफ माइमो रिलेटेड टू द साइसो सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज हमने पढ़ा है। लो एसएनआर में जो आपकी वाटर फिलिंग है और माइमो एसवीडी का कॉन्सेप्ट है वो सॉर्ट ऑफ रिड्यूसेस टू अ सिंगल मोड आइगन बीन फॉर्मिंग या मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन या माइमो बीन फॉर्मिंग, जिसे हम एक सिंपल सिंबल को फुल पावर के साथ भेजते हैं, आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर मिलता है विदाउट एनी मल्टीप्लेक्सिंग गेन। लेकिन अगर आप हाइयर एसएनआर की अगर मैं बात करूं, हाइयर एसएनआर में वाटर फिलिंग ये कहता है कि आप सॉर्ट ऑफ इक्वल पावर हर एक आइगन मोड्स को, हर एक सिंगुलर वैल्यूज को दे सकते हो। इसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटी है वो लीनियरली स्केल करती है विद नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास। ठीक, तो ये दो कंक्लूजन हम लोअर एसएनआर और हाइयर एसएनआर में निकाल सकते हैं वाटर फिलिंग के संदर्भ में। तो इसको मैंने यहां पर ही पिक्टोरियली दिखाया, लो एसएनआर रीजन यहां पर दिख रहा है आपको। लो एसएनआर में अगर आप देखोगे, इसको मैं यहां पर लो एसएनआर देखोगे सिर्फ एक ही सिग्मा 1 पे आपको बेसिकली पूरी की पूरी पावर एलोकेट की गई, यानी आप एक ही सिंबल भेज रहे हो फुल पावर के साथ, ओनली पावर टू वन सब चैनल। एक ही सब चैनल में आप पूरी की पूरी पावर भेज रहे हो लो एसएनआर में, जिसे हमने बीन फॉर्मिंग या तो फिर सिंगल मोड आइगन बीन फॉर्मिंग के नाम से भी जानते हैं, और या एमआरटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको कोई, जैसे मैंने बताया, कोई मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं मिलता, लेकिन आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर इसमें मिल जाता है क्योंकि आपके पास ट्रांसमिट सीएसआई। लेकिन अगर मैं हाई एसएनआर की बात करूं, हाई एसएनआर की रीजन की बात करूं, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट सब जगह ये अगर सिग्मा 1 है, यहाँ पर ये सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है, सिग्मा 4 है, तो आप बेसिकली आप ये कर रहे हो कि पूरी पूरी ऑलमोस्ट, अगर पावर कैलकुलेट करूँ पी आई बाई पी, इसमें 4 है, जैसे P1 बाई P, P2, तो ऑलमोस्ट P1 by P will be almost equal to P2 by P, will be almost equal to P3 by P, will be almost equal to P4 by P। तो हो गया, आपको 4 चैनल से, चारों चैनल्स ऑलमोस्ट हाइयर एसएनआर रीजन पे हो तो ऑलमोस्ट सेम पावर सब में एलोकेट होगी। इस कैपेसिटी आपकी जो होगी वो लीनियरली स्केल होगी एज अ नंबर ऑफ एंटीनास विल इंक्रीज। तो ये दो चीज कंक्लूजन हम माइमो एसवीडी से निकाल सकते हैं, लो एसएनआर रीजन के लिए और हाई एसएनआर रीजन के लिए। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। ये सॉर्ट ऑफ माइमो चैनल के लिए, ये हमने चैनल पहले भी देखा है, हमने इसका एसवीडी पहले भी लेक्चर में निकाला है, मैटलैब के मदद से भी निकाला था, हमने दिखाया था। नॉर्मली भी आप इसका एसवीडी निकाल सकते हो। तो इस केस में अब हमें पूछा गया है कि फाइंड द कैपेसिटी एंड ऑप्टिमल पावर एलोकेशन। तो हमें अब इसका कैपेसिटी और ऑप्टिमल पावर एलोकेशन निकालनी है इस माइमो चैनल के लिए। अगर आप देखोगे ये 3x3 चैनल है और ये फुल रैंक चैनल, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है। फुल रैंक से मेरा तात्पर्य यह है कि इसमें 3 इंडिपेंडेंट
रोज या कॉलम्स हैं, तो इसकी वजह से इसकी जो U और V मैट्रिक्स दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स होंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, U की जो साइज होगी वो 3x3 होगी, V की साइज भी 3x3 होगी। ये जो प्रॉपर्टी होगी ये इसमें भी वैलिड होगी, और VVH इज इक्वल टू VHV इक्वल टू I। और सिंगुलर वैल्यूज इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 होंगी, 3 सिंगुलर वैल्यूज होंगी इस केस में भी। ठीक है, तो इसका हमें कैपेसिटी पूछा गया है और हमें दिया गया है कि बैंडविड्थ नॉर्मलाइज्ड है 1 हर्ट्ज है, और इसकी जो AWG SNR है P बाय सिग्मा स्क्वायर वो 10 है। तो इसके इंफॉर्मेशन के बाद हमें इसमें पावर एलोकेशन निकालना है और ऑप्टिमल कैपेसिटी भी निकालनी है। तो चलिए इसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमने कैपेसिटी के एक्सप्रेशंस पहले भी देख लिया है। हमें ऑप्टिमल पावर एलोकेशन P1 बाय P, P2 बाय P, P3 बाय P निकालना है, क्योंकि इसमें 3 सिंगुलर वैल्यूज है, यानी 3 पावर एलोकेशन होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम ऑप्टिमल वाटर फिलिंग का प्रयोग करेंगे इस केस में, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि जो SNRs है क्या वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जो हमने पहले भी एक बार कैपेसिटी इक्वेशंस में निकाला था, हमने देखा था कि अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा है आपकी SNR तो ठीक है, अगर आपकी SNR की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो उसमें कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। सिंगुलर वैल्यूज हमने पहले भी निकाला था पिछली स्लाइड इक्वेशन में भी। तो सिग्मा 1 की वैल्यू जो आती है 1.333 आ रही है, सिग्मा 2 की वैल्यू आ रही है 0.5129 और सिग्मा 3 की वैल्यू आ रही है 0.0965। तो अगर आप देखोगे सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से ज़्यादा है और सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा 3 से ज़्यादा है, कम है, सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा 3 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है सिग्मा 3 की जो गेन है सबसे लोएस्ट है, यानी सबसे एरनियस चैनल जो होगा वो सिग्मा 3 वाला होगा, इसमें सबसे कम आपको कैपेसिटी मिलेगी अगर आपने इक्वली पावर एलोकेट किया है तो। लेकिन हमें अभी क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि ऑप्टिमल वाटर फिलिंग स्कीम क्या है और आप पावर एलोकेशन किस तरह से करोगे सिग्मा 1 पे, सिग्मा 2 पे और सिग्मा 3 पे। तो पहले हम SNRs निकाल लेते हैं। SNR निकालना काफ़ी सिंपल है, सिग्मा आई गैमा इक्वल टू 10, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है, जो गैमा की इक्वेशन है गैमा आई इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर बाय P, और हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10 TB, तो 10 है। तो हर एक सिग्मा की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं, सिग्मा 1 की वैल्यू ये आएगी, सिग्मा 2 की वैल्यू ये आएगी और सिग्मा 3 की वैल्यू ये आएगी। पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि पावर तीनों चैनल्स में बांटा जाएगा, तो अगर पावर तीनों चैनल में बांटा जाएगा तो हम पहले थ्रेशोल्ड निकालने का प्रयत्न करते हैं। थ्रेशोल्ड के लिए सिंपल इक्वेशन जो हमने पहले भी प्रयोग किया है उसका प्रयोग करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन के बाद हमने अगर थ्रेशोल्ड निकाला, तो अगर इसको सॉल्व करने का प्रयत्न किया तो थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू आएगी वो आती है 1/12.1749, और अगर हमने इसको सॉल्व किया तो थ्रेशोल्ड की अगर आप वैल्यू देखोगे वो आती है 0.246। तो थ्रेशोल्ड की अगर आप वैल्यू देखोगे वो वैल्यू आ रही है, यानी आपकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू ये है। और हमें ये पता है कि आप पावर एलोकेशन तभी करोगे जब आपकी SNR की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। अगर SNR की वैल्यू, कोई भी SNR की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो नो पावर विल बी एलोकेटेड। तो ये हमने देखा है। तो अगर हम देखेंगे इस केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि गैमा 3 की जो वैल्यू है, आपकी गैमा 3 की वैल्यू 0.931 है, जो हमने देखा है यहाँ पर, वो वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है, यानी गैमा 3 की जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से कम है। और हमें ऑप्टिमल वाटर फिलिंग स्कीम क्या कहता है कि अगर आपकी जो गैमा की वैल्यू, SNR की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो उसमें कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा, यानी गैमा 3 में कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा। हमें जो भी पावर मिला है, जो भी पावर है इस केस में, वो सिर्फ गैमा 1 और गैमा 2 में ही एलोकेट किया जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन, थर्ड चैनल इज नॉट एलोकेटेड एनी पावर, यानी गैमा 3 में आपको कोई पावर एलोकेशन नहीं करना है। तो चलिए इसको आगे और समझते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वापस से निकालेंगे थ्रेशोल्ड। अब हम एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ गैमा 1 एंड गैमा 2 आर गोइंग टू बी यूज्ड। हम ये एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ गैमा 1 और गैमा 2 का ही प्रयोग करेंगे। गैमा 3 हमने पता लगा लिया है, गैमा 3 में कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसमें हमें गैमा 0 की जो वैल्यू मिली
वो मिली 2/1364, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.392। तो अगर आप ये देखोगे 1.392 ये कम है गामा 2 से भी, और ऑब्वियस सी बात ये कम है गामा 1 से भी, यानी अभी हम कंसिस्टेंट है, और जो भी आपको पावर है, टोटल पावर आपका बजट है, वो सिर्फ गामा 1 और गामा 2 में आप एलोकेट कर सकते हो। तो अगर हमने गामा 1 और गामा 2 में इस तरह से एलोकेट पावर लोकेशन का हमने पहले ही देख चुका है कि जो पावर लोकेशन होता है बेसिकली इस माध्यम से होता है, PI/P इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा 0 जो थ्रेशोल्ड हमने ऑलरेडी निकाला है, माइनस 1 अपॉन गामा I। क्योंकि दोनों गामा 1 गामा 2 थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में पावर लोकेशन होगा। और पावर लोकेशन किस तरह से होगा? इस तरह से होगा, गामा 0 की वैल्यू हमें पता है, गामा 1 की वैल्यू पता है और गामा 2 की भी वैल्यू पता है। तो जो बेसिकली अगर मैं पहले पावर लोकेशन की बात करूँ P1/P, तो उसमें गामा 0 माइनस 1 अपॉन गामा 1 के माध्यम से होगा, और अगर P2/P की बात करूँ तो इसमें 1 अपॉन गामा 0 माइनस 1 अपॉन गामा 2 के माध्यम से होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व किया तो बेसिकली हमें मिल जाएगा P1/P इज इक्वल टू 0.062 है और P2/P इज इक्वल टू 0.0338। इसके माध्यम से हम पावर लोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी निकालने का प्रयत्न करूँ, कैपेसिटी का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम के लिए, माइमो सिस्टम की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा वो यहाँ पर T की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि अपन 2 एंटीना का ही प्रयोग कर रहे हैं, 2 सिग्नल्स का ही प्रयोग कर रहे हैं, थर्ड वाले में कोई पावर लोकेशन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इस सेम एक्सप्रेशन जो पहले हमने निकाला है उसका उपयोग करूँगा तो इसके माध्यम से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ये जो कैपेसिटी होगी वो C1 की होगी, ये जो कैपेसिटी होगी वो C2 की होगी। C1 यानी गामा 1 SNR वाली कैपेसिटी और C2 यानी गामा 2 SNR वाली कैपेसिटी। और इस इक्वेशन का हम प्रयोग करके जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो इस केस में निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू आती है 4.959 बिट्स पर सेकेंड। इसकी जो कैपेसिटी वैल्यू आती है 4.59 बिट्स पर सेकेंड, क्योंकि बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो आपकी 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम इस तरह से लिखते हैं बिट्स पर सेकेंड पर हर्ट्ज, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर आप देखें बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं कि आपने एक ऑप्टिमल वाटर फिलिंग का प्रयोग करके किस तरह से एक माइमो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम का कैपेसिटी निकाला है। ये आपकी ऑप्टिमल कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है इस सिस्टम की, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपने इसमें गौर फरमाया होगा तो हम इसमें सिर्फ 2 चैनल का प्रयोग कर रहे हैं, तीसरे चैनल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे इसमें हम सिर्फ 2 चैनल का प्रयोग कर रहे हैं। तो सिंस इसमें SNR तो थर्ड SNR है जो काफ़ी लो है, यानी आप उसमें कोई पावर एलोकेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑप्टेन करनी है आप सिर्फ 2 चैनल का प्रयोग करोगे और 2 चैनल में प्रोपोर्शनली पावर एलोकेट करोगे, जितनी उनकी SNR है उतनी पावर आप उसमें एलोकेट करोगे। तो ये चीज़ इसमें भी दिखता है, देखोगे आप P1/P में आपको ज़्यादा पावर मिला है एज कम्पेयर टू P2/P में, क्योंकि P2/P की जो SNR है वो कम है, तो ऑब्वियसली बात है P1/P में आपको ज़्यादा पावर मिला है, यानी पहले चैनल में को पावर ज़्यादा मिल रही है क्योंकि उसकी SNR की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड चैनल जिसकी SNR की वैल्यू कम है। तो एक बहुत सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है कैसे आप ऑप्टिमल वाटर फिलिंग का प्रयोग करके एक माइमो SVD सिस्टम में ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑब्टेन कर सकते हो। और एक न्यूमेरिकल है, इसे मैं एज अ होमवर्क देने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये बेसिकली इसमें आप देखोगे टोटल पावर जो आपकी 0.75 है और जो नॉइज़ वेरिएंस है वो है 2। तो नॉइज़ वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर एन, उसकी वैल्यू 2 है, 3 dB 2 है, और चैनल जो है इसमें वो ये है। ये भी अगर आप देखोगे ये भी एक 3x3 चैनल है और सॉर्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसमें U सिंगुलर वैल्यूज V की वैल्यूज ये है, और आप देखोगे V की जो प्रॉपर्टीज हमने पहले भी देखे थे, V भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, और इसमें ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 3 है। तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से ज़्यादा है, सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा 3 से ज़्यादा है, और इन तीनों की वैल्यू ये है। तो इसमें भी यही पूछा गया कि इसकी ऑप्टिमल पावर लोकेशन क्या होगी और कैपेसिटी क्या होगी। तो ऑप्टिमल पावर लोकेशन इसमें भी 3 चैनल है, P1/P, P2/P एंड P3/P आपको निकालना है। पहले तो आपको ये दिखाना है कि आप पहले थ्रेशोल्ड निकालोगे गामा 0, थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो लोएस्ट SNR है उससे ज़्यादा है कि कम है। अगर उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आप थर्ड SNR और थर्ड पाथ को प्रयोग नहीं करोगे, आप टोटल पावर पहले दोनों में आप उपयोग करोगे।
तो ये सॉर्ट ऑफ आप प्लीज़ सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। इसका सोल्यूशन हम बेसिकली ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो अगर मैं अभी जो भी पढ़ा है हमने, अगर उसकी कैपेसिटी को प्लॉट करने का प्रयत्न करूं तो ये सिंपली हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो R है ये मिनिमम नंबर ऑफ T कॉमा R है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं R और T दोनों सेम है, तो बेसिकली ये पहला जो केस है ये हम यहाँ पर ये जो पहला केस है ये इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी ट्रांसमीटर में R एंटीनाज है और रिसीवर पे सिर्फ एक एंटीनाज है। ये M क्रॉस N सिस्टम है। मैं इसको N क्रॉस M सिस्टम है। N में आपके नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनाज हैं और M जो है नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनाज हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें अगर आपके पास रिसीवर पे एक ही एंटीना है और ट्रांसमीटर में R एंटीनाज है और अगर आपके पास ट्रांसमिट CSI नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपकी कैपेसिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इसमें अगर आपके पास नो CSIT है, अगर आपके पास CSIT नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपकी कैपेसिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर ये केस को मैं देखूं, इस सेकंड वाले केस में जिसमें आपके ट्रांसमीटर में एक एंटीनाज है और रिसीवर पे R एंटीनाज है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें आपको ये बेसिकली डाइवर्सिटी गेन या एरे गेन आपको एरे गेन प्राप्त होगा और डाइवर्सिटी गेन भी आपको प्राप्त होगा। इसकी वजह से आपकी कैपेसिटी में थोड़ी वृद्धि आ जाएगी क्योंकि आपके SNR में इंप्रूवमेंट आ रही है। तो इसकी जो कैपेसिटी एक्सप्रेशन अगर आपको याद होगा CW log 2 1 प्लस N टाइम्स द गामा। तो N जो है इस केस में नंबर ऑफ रिसीवर एंटीना, जैसे आपकी रिसीवर एंटीनास बढ़ेगी तो आपकी ऑब्वियसली बात है कैपेसिटी SNR में वृद्धि होगी। SNR में वृद्धि होने की वजह से आपकी कैपेसिटी में भी वृद्धि होगी। तो बेसिकली अब डाइवर्सिटी गेन और एरे गेन की वजह से, और एरे गेन की प्राइमरी वजह से आपकी कैपेसिटी में थोड़ी वृद्धि आएगी एज अ नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनास बढ़ेगा। जैसे आपकी N की वैल्यू बढ़ेगी ऑब्वियसली बात है आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। थर्ड जो केस है वो है एक माइमो सिस्टम में, जहां पर आप एज्यूम कर रहे हो कि आपके पास N ट्रांसमीटर में भी R एंटीनास है और रिसीवर में भी R एंटीनास है। तो ये एक माइमो सिस्टम की कैपेसिटी है, वो होगी कैपेसिटी ऑफ, अगर मैं इसको ये मिनिमम ऑफ T कॉमा R, तो ये मिनिमम ऑफ इसमें मैं ऐसे M कॉमा N कर देता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू, तो M का चलिए इसको मैं M कॉमा N इंटू नॉर्मल कैपेसिटी के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसीलिए जैसे आपकी N इसमें, तो मिनिमम N कॉमा N इस केस में R है तो ये आ जाएगी R इंटू, जैसे आपकी R की वैल्यू बढ़ेगी आपकी C माइमो की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये आप देख रहे हो माइमो सिस्टम का बेनिफिट, ये आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन प्रदान कर रहा है। इसकी वजह से जैसे आपकी R की वैल्यू बढ़ रही है आपकी कैपेसिटी भी लीनियरली बढ़ रही है एक माइमो सिस्टम में। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको प्लॉट करने का प्रयत्न करूंगा। तो इसको संक्षेप में अगर मैं समझाने का प्रयत्न करूं तो बेसिकली अगर आपका CSIT नहीं है, अगर आपका ट्रांसमीटर में कितने भी एंटीनाज रहे, CSIT नहीं है, जो हमने पहले भी देखा था, आपको कोई कैपेसिटी गेन नहीं मिलता, तो ये कैपेसिटी सॉर्ट ऑफ साइसो की तरह बिहेव करेगी। लेकिन अगर आप ट्रांसमीटर में एक एंटीना है और रिसीवर में मल्टीपल एंटीनाज है तो ऑब्वियसली बात है आपको एरे गेन की मदद से, जैसे मैक्सिमम रेशियो कंबाइनिंग या इक्वल गेन कंबाइनिंग या तो फिर सिलेक्शन कंबाइनिंग की मदद से आपको एरे गेन मिलता है और उसकी मदद से आप कैपेसिटी में थोड़ी वृद्धि आ सकती है जैसे आप नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनाज बढ़ाते हो। लेकिन अगर आपकी माइमो सिस्टम है और सब चैनल्स इंडिपेंडेंट है ट्रांसमीटर और रिसीवर पे, जैसे आप नंबर ऑफ एंटीनाज बढ़ाओगे ट्रांसमीटर में या रिसीवर पे, तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, आपकी प्रोपोर्शनली गेन उतनी बढ़ेगी। तो अगर आप देखोगे जब लीनियरली इंक्रीज हो रही है कैपेसिटी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीनास, तो इस केस में आप लीनियर इंक्रीज देख सकते हो कैपेसिटी की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको, जैसे बताया मैंने, यहाँ पर आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिल रहा है, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिल रहा है। यहाँ पर आपको एरे गेन डाइवर्सिटी गेन मिल रहा है, यहाँ पर नो CSIT नो गेन, कोई भी गेन आपको मिल नहीं रहा है पहले केस में। सेकंड केस में आपको एरे गेन या डाइवर्सिटी गेन मिल रही है। थर्ड केस में ऑब्वियसली बात आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिल रहा है, इसकी वजह से आपकी कैपेसिटी लीनियरली स्केल हो रही है। संक्षेप में बस मैं एक चीज़ और प्रेजेंट करने का प्रयत्न करता हूँ। तो जैसे आपकी अगर SNR बढ़ रही है और अगर फिर से आप कैपेसिटी का प्लॉट करोगे, अगर आप फिर से आपका SNR जैसे हमने देखा था P/C
सिग्मा स्क्वायर, जैसे हमने पहले भी देखा था। एसएनआर बढ़ रहा है और कैपेसिटी का प्रयोग करोगे। इसमें भी मैं चार चीज़ प्लॉट करने का प्रयत्न करूँगा। पहले अगर आप साइसो सिस्टम की बात करें तो आपकी साइसो सिस्टम इस तरह से कुछ बिहेव करती है। ये अगर मैं इसको साइसो सिस्टम कहता हूँ, अगर मैं सिंपली ये साइसो सिस्टम के लिए है, अगर मैं इसमें अब एमआरटी सिस्टम प्लॉट करने का प्रयत्न करता हूँ, अगर मैं समझिए इसमें एक ये आपकी एमआरटी मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ ट्रांसमिट सीएसआई है, या तो फिर एमआरटी इसको हम जैसे सिंगल मोड आइगन बीन फॉर्मिंग या तो सिंपली माइमो बीन फॉर्मिंग, इसके माध्यम से भी समझने का, तो इसकी कैपेसिटी में थोड़ी वृद्धि आ जाएगी एज कम्पेयर टू अ साइसो सिस्टम। फिर अगर मैं इसके ऊपर ये प्लॉट करने का प्रयत्न करूं, अगर मैंने इसके ऊपर ये प्लॉट करने का प्रयत्न करूं, अगर इसके ऊपर मैंने एक माइमो सिस्टम प्लॉट करने का प्रयत्न करूं, ये अगर समझिए आपकी माइमो विथ इक्वल पावर एलोकेशन, यानी आपकी सॉर्ट ऑफ ZF या LMSC सॉर्ट ऑफ, और आपने SVD का भी प्रयोग किया लेकिन उसका ट्रांसमिट CSI नहीं है, तो आप इक्वली पावर एलोकेट कर रहे हैं, या तो फिर मैच फिल्टर सॉर्ट ऑफ डिटेक्शन। तो आपकी जो कैपेसिटी वृद्धि आ रही है ऑब्वियसली बढ़ रही है एसएनआर के साथ, और ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगी व्हेन आई कंपेयर विद, अगर मैं साइसो और एमआरटी या अगेन सिंगल मोड बीन फॉर्मिंग के साथ कंपेयर करूं, तो इसमें दोनों में इसमें बेसिकली आपको डाइवर्सिटी गेन मिल रहा है, इसमें कोई भी गेन नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात एसएनआर के साथ परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ रही है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको, तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा ये जो बेस्ट, आगे जाकर हायर एसएनआर में सॉर्ट ऑफ इक्वल पावर एलोकेशन हो जाता है जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा वो होगा ऑप्टिमल वाटर फिलिंग। ऑप्टिमल वाटर फिलिंग में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, जिससे मैंने पहले कैपेसिटी में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा इस केस में जब आपने ऑप्टिमल वाटर फिलिंग का प्रयोग किया है विद CSIT। अगर आपका CSIT है तो ऑब्वियसली बात आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा वाटर फिलिंग के केस में, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको तभी मिल सकता है जब आपका ट्रांसमिट CSI है, आप ऑप्टिमल वाटर फिलिंग का प्रयोग कर रहे हो, और तब आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा हायर एसएनआर में खासकर। और अगर आप एमआरटी का, अगर आपका एसएनआर अगर आपका ट्रांसमिट CSI नहीं है तो बेसिकली आप माइमो जीरो फोर्सिंग का प्रयोग करोगे, और इस केस में आपको स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन जरूर मिल रहा है, लेकिन आपकी जो गेन्स है वो ऑप्टिमल वाटर फिलिंग से ऑब्वियसली बात है कम है, क्योंकि आप इक्वल पावर एलोकेशन कर रहे हो। लेकिन अगर एमआरटी की अगर बात करो, एमआरटी में आप लोअर एसएनआर में जनरली ये सेम एज सॉर्ट ऑफ इसकी तरह प्रयोग कर बिहेव करेगा, और इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो कम मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर टू केसेस, ठीक है। और साइसो सिस्टम की ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस काफ़ी कम रहेगी। तो ये जो प्लॉट है इसको मैं और थोड़ा क्लोज बना सकता हूँ इसके साथ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा इसको और थोड़ा क्लोज बनाया ताकि लोअर एसएनआर में एक रिफ्लेक्शन सही है। तो लोअर एसएनआर में बेसिकली जो परफॉर्मेंस होगी काफ़ी क्लोज होगी इसके, जैसे जैसे एसएनआर बढ़ेगा तो वो एसएनआर की परफॉर्मेंस कम होगी, ठीक है। तो लो एसएनआर में अगर देखोगे तीनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगी, माइमो जीरो फोर्सिंग, ऑप्टिमल वाटर फिलिंग और एमआरटी। जैसे जैसे एसएनआर बढ़ रहा है तो गैप बढ़ती जाएगी, और कुछ एसएनआर के बाद इक्वल पावर एलोकेशन और वाटर फिलिंग की परफॉर्मेंस भी सेम होगी। तो ये लो एसएनआर में तीनों की परफॉर्मेंस सेम होगी, हायर एसएनआर में माइमो वाटर फिलिंग और जो जीरो फोर्सिंग या LNMSC की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो एक संक्षेप में मैंने बताने का प्रयत्न किया है किस तरह से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो बेस्ट स्कीम वो तो ऑब्वियसली बात है वाटर फिलिंग है, उसके बाद जो बेस्ट स्कीम है वो है माइमो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग जहाँ पर आप इक्वल पावर एलोकेशन करते हैं। उसके बाद जो बेस्ट स्कीम है वो है बेसिकली MRT मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन, या तो फिर सिंगल मोड आइगन बीम फॉर्मिंग, और उसके बाद ऑब्वियसली बात है साइसो सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बात है आपके SNR के साथ बढ़ने जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एक सिंपल स्कीम देखा, हमने देखा कि आप कैसे ट्रांसमिट CSI की मदद से ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑब्टेन कर सकते हो। अगर आपके लोअर SNR रीजन है तो लोअर SNR में बेसिकली वाटर फिलिंग ये कहता है कि आप पूरी की पूरी पावर एक सिंगल सिंबल में भेज दो, सिंगुलर वैल्यू पे एलोकेट कर दो, जिसे हम सिंगल मोड आइगन बीम फॉर्मिंग या मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन या डिजिटल बीम फॉर्मिंग के नाम से भी जानते हैं।
अगर आपके एसएनआर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वाटर फिलिंग ये करता है कि इक्वल पावर एलोकेशन कर दो सब इसमें, ताकि आपकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और हमने डिफरेंसेस भी देखा है चारों स्कीम में लास्ट के 2-3 प्लॉट्स में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।